हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम फ्लाईवेट डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो फ्लाईवेट एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है जिसका यूज़ करके आप कम रैम में ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स फिट कर पाते हो एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ के, जिससे कि जो हैवी डेटा होगा हमारा वो ज़्यादा बार क्रिएट ना हो। तो देखते हैं कि ये पैटर्न हमारे लिए कैसे यूज़ में आता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो कि आप एक गेम बना रहे हो, कोई भी फर्स्ट पर्सन शूटर गेम जैसे कि पबजी या काउंटर स्ट्राइक। तो आप जब उसको टेस्ट कर रहे थे तब तो वो अच्छा चल रहा था, बट आपने उसको अपने लैपटॉप पे रन करके देखा तो वो थोड़ी देर के बाद क्रैश होने लग गया अपने आप। तो आपने उसकी डिबगिंग की और आपको उसके बाद पता चला कि वो इसलिए क्रैश कर रहा है क्योंकि आपके लैपटॉप में आपके पीसी के कंपैरिजन में कम रैम है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इसमें प्रॉब्लम जब आपने देखी तो पता चला कि आपने जो पार्टिकल सिस्टम बनाया है प्रॉब्लम उसमें थी। कोई भी पार्टिकल आपके गेम में जैसे कि बुलेट, मिसाइल या छोटे छोटे श्रैपनल के पीसेस, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा और वो सब काफी डेटा यूज कर रहे थे। तो जब आपके गेम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए किसी पॉइंट पे, मान लीजिए कोई ब्लास्ट होता है आपके गेम के अंदर या बहुत सारी बुलेट्स फायर होती हैं, तो उस पॉइंट पे आपकी रैम बहुत ज्यादा यूज होने लग जाती है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो रैम की ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए तो आपके पास उनको फिट करने के लिए पूरी रैम नहीं थी, तो प्रोग्राम वहां क्रैश हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान के देखते हैं, ये आपका पार्टिकल है, इसमें आपको बेसिक चीजें स्टोर करनी पड़ेंगी। उसके कोऑर्डिनेट्स स्क्रीन पे कहाँ पे है, वेक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्पीड कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, उस पार्टिकल का कलर क्या है, और उस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेज जो आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। तो अगर इन सब की यूजेज देखें तो इनकी कुछ इस तरीके से यूजेज आएगी। हर ऑब्जेक्ट आपका ओवरऑल 21 की भी आया। तो अगर आपके मान लीजिए स्क्रीन पे कभी 1 मिलियन ऑब्जेक्ट्स हो गए, क्योंकि बुलेट्स छोटी छोटी हो सकती है, काफी सारी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हो, और छोटे छोटे शैपनल के पार्टिकल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो उस केस में आपके बेसिकली 21 GB ऑफ रैम चाहिए होगा। तो अगर कोई लैपटॉप 8 या 16 GB रैम वाला होगा तो उस टाइम पे वो क्रैश कर ही जाएगा, वो इतनी रैम उसके पास अवेलेबल ही नहीं है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो बेसिकली मैं देखूं तो यहाँ पे इमेज मेरी 20 KB डेटा ले रही है, और अगर मैं बात करूं तो सारी बुलेट्स मेरी सेम इमेज यूज कर रही होंगी। बुलेट्स का डिस्प्ले डिफरेंट तो नहीं होगा, सेम ही डेटा सबको चाहिए, बट हर ऑब्जेक्ट में सेपरेट क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली मेरे शार्पनल के ऑब्जेक्ट्स अगर मैं बना रहा हूँ वो भी सारे दिखने में सेम होंगे, बस अलग अलग जगह पे होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स, वेक्टर, स्पीड ये सब सबके डिफरेंट होंगे, बट कहीं ना कहीं कलर और इमेज ये मेरे काफी सारे ऑब्जेक्ट्स के बिल्कुल सेम होंगे, बट हर ऑब्जेक्ट के लिए मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन बेसिकली यही है कि आपकी जो बुलेट्स हैं जैसे कि वो सेम कलर और सेम इमेज को यूज कर रही हैं, आपके स्ट्रैपनल्स जो हैं वो सेम कलर और सेम इमेज को यूज कर रहे हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं इंट्रिंसिक स्टेट। इंट्रिंसिक स्टेट बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहती है, उसे बाहर से सिर्फ रीड किया जा सकता है बट चेंज नहीं किया जा सकता। आपकी इमेज हो गई या आपका कलर हो गया, ये बुलेट की इमेज और कलर बाहर से चेंज नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। बट अगर उसकी कोऑर्डिनेट्स वेक्टर की बात करूं तो वो बाहर से चेंज हो सकते हैं। वो जब बुलेट मूव करेगी तो हो सकता है उनकी वैल्यूज चेंज होती रहे, तो वो जो चेंज होते हैं बाहर से उनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक स्टेट। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्लाईवेट पैटर्न ये कहता है कि आप एक्सट्रिंसिक स्टेट को अलग ऑब्जेक्ट में निकाल लें और इंट्रिंसिक स्टेट को अलग ऑब्जेक्ट में निकाल लें। जैसे कि यहाँ पे ये मूविंग पार्टिकल मेरा एक्सट्रिंसिक स्टेट को डिपेंड करता है, इसमें कोऑर्डिनेट, वेक्टर, स्पीड वो चीजें हैं जो बाहर से चेंज हो सकती हैं। बट अगर मैं पार्टिकल ऑब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें कलर और इमेज वो चीजें हैं जो सिर्फ इंट्रिंसिक स्टेट है, वो बाहर से चेंज नहीं हो सकती है। और मूविंग पार्टिकल को कंप्लीट करने के लिए एक प्रॉपर्टी ऐसी भी डाल दूंगा जो पार्टिकल को रेफरेंस करेगी। तो बेसिकली मूविंग पार्टिकल मेरा कंप्लीट पार्टिकल तो है, बट यहाँ पे ये जो एक्चुअल में कलर और इमेज है वो इसको सेपरेटली अपने अंदर स्टोर नहीं करनी पड़ी, उसके लिए एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं अपने इस पार्टिकल ऑब्जेक्ट को मल्टीपल मूविंग पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स में रीयूज कर लूं तो मेरा ये सॉल्यूशन हो सकता है कि मेरी काफी कम रैम यूज होगी। तो इस पार्टिकल ऑब्जेक्ट को ही फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये मेरा वो ऑब्जेक्ट है जो मुझे बहुत कम बार क्रिएट करना पड़ेगा अगर ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेम है। तो अब इसकी नई रैम यूजेज की बात करें तो बेसिकली मेरा यहाँ पे कलर और इमेज 21 KB ले रहा है, बट अगर मैं सिर्फ बुलेट्स के ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो ओवरऑल भी ये 21 KB ही ले रहा है, मुझे बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ा। और मेरा मूविंग पार्टिकल एक्चुअली जो है वो 32 बाइट्स ले रहा है। तो 1 मिलियन ऑब्जेक्ट्स भी मेरे जो पहले 21 GB ले रहे थे अब 32 MB के अंदर वो फिट आ रहे हैं। तो इस पॉइंट मेरा फ्लाईवेट पैटर्न कंप्लीट इंप्लीमेंट मैं कर सकता हूँ। बट अगर मैं क्रिएट करने की बात करूँ तो जब मैं क्रिएट करने जाऊंगा मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं अपने कैशे मेंटेन खुद से करूँ और उसके अंदर मैं सर्च करूँ कि मेरा सेम पार्टिकल है कि नहीं। तो इस पॉइंट पे मैं फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यूज कर सकता हूँ। एक पार्टिकल फैक्ट्री में बना सकता हूँ
तो वो फैक्ट्री मेरी मैनेज करेगी कि एक्चुअली मेरे पास पार्टिकल के कैशे में ये पार्टिकल है कि नहीं। मैं सिंपली गेट पार्टिकल कॉल करूंगा, अगर कैशे में एग्जिस्ट करता है तो उसको फैक्ट्री एज इट इज रिटर्न कर देगी, अगर नहीं करता है तो वो न्यू क्रिएट करके रिटर्न कर देगी। बट मुझे अपने कोर लॉजिक में ये बार बार कैशे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली गेट पार्टिकल कॉल करें फैक्ट्री से, वो आपको एक पार्टिकल रिटर्न देगी और उसके बेस पे आप नया मूविंग पार्टिकल क्रिएट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। चलिए इस चीज को एक बार C# के कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये कोड का एग्जांपल है, इसमें अभी फ्लाईवेट पैटर्न यूज नहीं हो रखा है। तो अगर इसमें क्लास का स्ट्रक्चर में देखूं तो बेसिकली एक पार्टिकल क्लास है जिसकी हमने डिस्कशन की थी। इसमें कलर, इमेज, कोऑर्डिनेट्स, वेक्टर, स्पीड, वो सारा डेटा है जो एक ही ऑब्जेक्ट में हम पहले बात कर रहे थे। तो अभी बेसिकली इसमें फ्लाईवेट इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अब इस क्लास को हम मॉडिफाई करेंगे कि हम कैसे इसमें पार्टिकल से अब 2 क्लास तोड़ सकते हैं। तो फ्लाईवेट पैटर्न यूज करने के लिए मैं अब यहाँ पे बनाऊंगा मूविंग पार्टिकल की क्लास। इसके अंदर हम अपनी प्रॉपर्टीज मूव कर सकते हैं। कौन कौन सी? मेरी जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, वेक्टर, स्पीड, ये जो तीनों प्रॉपर्टी मेरी एक्सट्रिंसिक स्टेट का पार्ट थी, ये यहाँ पे मूव हो गई हैं और इसका मैं एक कंस्ट्रक्टर बना दूंगा और इन तीनों प्रॉपर्टीज को उस कंस्ट्रक्टर में मूव कर दूंगा। तो ये मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बन गया। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी मुझे चाहिए पार्टिकल के लिए भी, तो मैं उसकी भी एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ। इसको नाम दे देते हैं पार्टिकल टाइप। बेसिकली ये डिनोट कर रहा है मेरे एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल टाइप को। तो इसको भी मैं अपने कंस्ट्रक्टर में ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से मेरे कंस्ट्रक्टर में ये सारे के सारे ऐड हो गए। इसके बाद मेरे मूव और ड्रॉ मेथड, ये भी अब इसके अंदर आ जाएंगे। बट इनका जो कोर लॉजिक है वो डिपेंडिंग ऑन कि मुझे कहाँ ज़रूरत है, मैं मूविंग पार्टिकल में यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं सिंपली मेरे पास जो पार्टिकल टाइप है इसका यहाँ पे मूव में कॉल कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे इसका ड्रॉ में से ड्रॉ कॉल हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों चीज़ नहीं बची हैं, इन तीनों को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ भी इनकी नीड नहीं रह गई। तो मेरे पार्टिकल ऑब्जेक्ट में अब सिर्फ इंट्रिंसिक स्टेट रह जाएगी जो बार बार मुझे चेंज ना करनी हो। अब एक और मॉडिफिकेशन, क्योंकि अब इसके पास जैसे मूव की मैं बात करूं तो मूव के पास डेटा होना चाहिए कुछ मूव करने के लिए, किस डायरेक्शन में मूव करना है, किस स्पीड से, किस वेक्टर से, वो इसके पास नहीं होगा। तो वो मुझे एक्चुअली जब मैं यहाँ से सेंड करूँगा तो चेंज करना होगा। ये सारी रिफैक्टरिंग मुझे फ्लाईवेट में करनी पड़ सकती है। जैसे मूव करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए हो सकता है, इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए हो सकते हैं, इसका वेक्टर चाहिए हो सकता है और इसकी स्पीड चाहिए हो सकती है। ये तीनों चीज़ मुझे पॉसिबल है यहाँ पे नीडेड हो। सिमिलरली ड्रॉ करने के लिए भी मुझे यहाँ पे वेक्टर और स्पीड की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बट एटलीस्ट उसके कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होनी चाहिए कि एक्चुअली ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली यहाँ पे जब मैं इसमें करूँगा तो मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पास करने होंगे और यहाँ मूव को कॉल करते टाइम भी कोऑर्डिनेट्स, वेक्टर और स्पीड तीनों में पास करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे कोई लॉजिक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मूविंग पार्टिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम। मेरे एक्चुअल पार्टिकल में जो भी लॉजिक था वो यूज़ हो जाएगा, बस मुझे कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स वहाँ से यहाँ पास करने होंगे जो पहले यहाँ एग्जिस्ट करते थे। तो ये इस पॉइंट पे मेरा पार्टिकल और मूविंग पार्टिकल दोनों क्रिएट हो गए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी फैक्ट्री बना सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे पब्लिक क्लास पार्टिकल फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के अंदर कैशे के लिए मुझे यहाँ पे एक डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिक्शनरी की की होगी मेरी यहाँ पे क्या, कलर और इमेज। इमेज के लिए यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रखूँगा और कलर के लिए कलर। तो इस पेयर को हम की रखेंगे और वैल्यू होगी एक पार्टिकल। तो अगर सेम मेरे पास स्ट्रिंग और कलर आ रहे हैं तो मैं सेम पार्टिकल इस कैशे में चेक करके वापस रिटर्न कर दूंगा और नया क्रिएट नहीं करूँगा। पार्टिकल्स कैशे, तो ये हो गया मेरा कैशे। और इसके बाद एक मेथड इसके अंदर होगा जो कि पार्टिकल्स को गेट करने के लिए होगा, गेट पार्टिकल। इसके अंदर मुझे भेजना क्या है, इमेज और कलर, ये 2 चीज़ भेजनी है और इनका पेयर बना लेते हैं। तो अगर मेरे पार्टिकल्स कैशे में ये पेयर कंटेन्स करता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे अगर नहीं करता है तो मैं यहाँ पे पार्टिकल्स कैशे डॉट ऐड कर दूँगा पेयर कॉमा न्यू पार्टिकल। और पार्टिकल में मुझे क्या चीज़ें भेजनी है, सबसे पहले तो कलर और उसके बाद इमेज। तो यहाँ पे मेरे पार्टिकल्स कैशे में ऐड हो गया और अब मैं रिटर्न कर दूंगा पार्टिकल्स कैशे में से यही ऑब्जेक्ट जो भी मैंने ऐड किया होगा या पहले से एग्जिस्ट करता होगा। तो इस पॉइंट पे मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे फ्लाईवेट पैटर्न इंप्लीमेंट हो गया है। मैंने अपनी क्लास को 2 पार्ट में तोड़ लिया। एक फ्लाईवेट है जिसके अंदर सिर्फ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं, एक मेरे एक्चुअल मूविंग पार्टिकल की क्लास है जिसमें सारी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं, और एक मैंने फैक्ट्री बना दी है जहां से मैं पार्टिकल को गेट करूंगा। तो अगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात करूं तो पहले मैं यहाँ पे सीधा न्यू पार्टिकल कर रहा था, अब मैं ये नहीं
करूँगा। अब मुझे कभी भी यहाँ पे अगर क्रिएट करना होगा पार्टिकल, तो मैं सबसे पहले उसको क्या करूँगा कि पार्टिकल फैक्ट्री इक्वल टू न्यू पार्टिकल फैक्ट्री और फैक्ट्री डॉट गेट पार्टिकल, उसके बेस पे जो भी मुझे यहाँ पे मान लीजिए इमेज थी बुलेट डॉट png और मेरा कलर था जैसे कि यहाँ पे कलर डॉट गोल्ड, ये जो मैं गेट करूँगा इसको मैं एक पार्टिकल में स्टोर करूँगा और जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो यहाँ पे पार्टिकल ना रिटर्न करके मूविंग पार्टिकल का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा, क्योंकि अब मेरा मूविंग पार्टिकल ही मेन ऑब्जेक्ट है। पार्टिकल तो एक्चुअली मेरा यहाँ पे अब एक फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट रह गया है, तो इनकी जगह पे अब मुझे यहाँ पे पास क्या करना है, पार्टिकल मेरा जो अभी ऊपर बना है। इस तरीके से मैं इसको क्रिएट करूँगा। इन सब में मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ। अगर बार बार भी ज़रूरत है तो मैं फैक्ट्री को बाहर भी क्रिएट कर सकता हूँ। फैक्ट्री मुझे इसके अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसको मैं मूव कर सकता हूँ अपनी क्लास गेम में बाहर, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़े इस फैक्ट्री से गेट पार्टिकल करना है मुझे अपने कंडीशंस के बेस पे, और उसके बेस पे यहाँ पे मैं अपना मूविंग पार्टिकल क्रिएट कर लूँगा। तो मेरे मूविंग पार्टिकल के तो मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट हुए, पर पार्टिकल का एक टाइप के लिए एक ही इंस्टेंस क्रिएट हुआ। इस तरीके से फ्लाईवेट पैटर्न इंप्लीमेंट होता है। तो अगर इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात की जाए तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही होता है कि ये हमारे लिए बहुत सारी रैम बचाता है। बेसिकली आपका प्रोग्राम अगर बहुत सारी रैम यूज कर रहा है तो आप फ्लाईवेट पैटर्न चेक कर सकते हैं, अगर वहां पे फिट होता है तो वो आपकी रैम वहां पे काफी सारी सेव करेगा। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो पॉसिबल है कि आप हो सकता है रैम बचाने के चक्कर में सीपीयू यूजेज ज्यादा हो जाए, क्योंकि आप थोड़ा रिकैलकुलेशन कर रहे हो। आप फ्लाईवेट मेथड कॉल करते टाइम हो सकता है वहां पे थोड़ी सी रिकैलकुलेशन हो रही हो। एंड सेकंड, आपका क्योंकि आप नई क्लासेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप फैक्ट्री बना रहे हैं, तो थोड़ा कोड आपका कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो न्यू मेंबर्स को आपको समझाना पड़ेगा कि ये इस वजह से क्यों है। तो इसके दो कॉन्स यही होते हैं कि शायद सीपीयू की यूसेज बढ़ जाए और कोड थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।